कमलीपुर नाम का एक गांव था। कमलीपुर गांव वासी हमेशा हंसी खुशी पल बिताया करते थे। उन्हें गांव में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कई दिनों से गांव में कोई आयोजन नहीं हुआ है, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे गांव में रौनक आ जाए? वो देखो, वहाँ रौनक भैया आ गए। ये बचपन में शहर भाग कर गए थे ताकि बड़ा आदमी बन सके। चलो चलकर देखते हैं कि ये गांव क्यों आए हैं। दोनों मिलकर रौनक के पास जाते हैं और उसे एक बहुत ही बुरी अवस्था में देखते हैं। हाथ में गठरी बंधी हुई पोटली, साथ में बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे। वो दोनों आश्चर्य से रौनक से पूछते हैं, तुम तो वही रौनक हो ना जो बचपन में गौवा से भाग गया रहा? हाँ बड़े भाई, मैं वही हूँ जो बचपन में भाग गया था। हम जब छोटे थे तब हमारी माएं हमें तुम्हारे नाम के ताने सुनाया करती थी कि तुम पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छे हो। लेकिन आज ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई? ये ठीक समय नहीं है भाई इन सब बातों का। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हम 400 किलोमीटर शहर से पैदल चलकर आ रहे हैं। हो सके तो तुम 2 वक्त का अनाज ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम अपने पुराने घर जाओ, और रही बात खाने और अनाज की तो उसकी चिंता मत करो। सरपंच साहब से कहकर मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी बड़े भाई। रौनक उनसे बातें करके अपने पुराने घर, जो कि पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, वहाँ चला जाता है। अजी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं और हमारी मदद कब तक करेंगे ये गांव वाले? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मैं उनसे क्या कहता? ये कहता कि शहर में कर्ज ज्यादा हो जाने के कारण हम वहाँ से भाग कर आए हैं। जो हमें 2 वक्त का अनाज मिला है वो भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ ना कहें। अगले दिन रौनक गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारी समस्या बताता है। तुम अब शहर जाने की चिंता ना करो, बल्कि यहाँ आ गए हो, यहीं अपना व्यापार शुरू करो। देखो गांव के लोग कितने खुश हैं। ताजी हवा, ताजी सब्जियां खाकर यहीं गुजारा करना। अपनी बीवी और बच्चों को और कष्ट मत दो। ठीक कहा सरपंच जी आपने, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। शहर में भी मैं पानी पूरी बनाकर बेचा करता था। पानी पूरी? ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं गोलगप्पों की बात कर रहा हूँ। मेरी पत्नी रेणुका गोलगप्पे बनाया करती थी और मैं शहर की गलियों में रिक्शा चलाया करता था। अब रिक्शा की क्या जरूरत? तुम एक काम करना, यहीं गोलगप्पे बनाकर बेचने लगना। इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों को गोलगप्पे का स्वाद भी पता चल जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद रौनक और उसकी पत्नी ने मिलकर गोलगप्पे का एक ठेला खोल लिया। थोड़ी सी जमीन ही बची थी, उसे भी गिरवी रखकर ये काम शुरू किया है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। रौनक ने गोलगप्पे का ठेला खोला ही था कि वहाँ पर तुरंत रिक्शे वाला सचिन आ गया और कहने लगा, रौनक भैया दुकान खोल लिए, लेकिन चेहरे से रौनक कहाँ चली गई? अरे क्या बताऊं, दुकान खोले 1 घंटा हो गया है लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। कितने के दिए ये गोलगप्पे? सिर्फ 10 रुपए के, वो भी 5। अच्छा तो 1 प्लेट लगा दीजिए। रौनक गोलगप्पा सचिन को परोसने लगा। 2 गोलगप्पे खाने के बाद ही सचिन ने कहा, ये तो अमृत समान है। पागल हैं ये लोग जो गोलगप्पा तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे। मैं रिक्शे से घूम घूम कर सबको ये बात बता दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे भाई, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रौनक और रेणुका का गोलगप्पे का व्यापार चलने लगता है। तब सरपंच जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पता है रौनक, मैंने तुम्हें अपने घर आज क्यों बुलाया है? क्यों सरपंच जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारे गोलगप्पे बनाओ और आस पड़ोस के गांव में उसे बेचकर लोगों को खिलाकर मेरे साथ आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करो। आपने मेरे परिवार की मदद उस समय की थी जिस समय मैं शहर से बेघर होकर आया था। आपके लिए मैं ये जरूर करूँगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कैसे? हमें बनाना होगा,
मैं उन्हें अपनी जबान देकर आया हूँ। हमें हमारे थोड़े से खेत को बेचना होगा। उसे तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। कमा कर नया ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। रौनक ने अपनी बची हुई जमीन भी बेच दी और खूब सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर दिए और सरपंच जी से कहा, जी सरपंच जी, मैंने सारे गोलगप्पे तैयार करके आपके घर पहुंचा दिए हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मजाक मत कीजिए सरपंच जी, मैंने अपनी बची हुई खेत भी बेच दी है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर तो है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। इतना कहते ही सरपंच के 2 मुश्तंडे नौकर आ गए और रौनक को रास्ते के किनारे फेंक दिया। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया है जी, हम तो अब खाने को तरस जाएंगे। हमारी तो अब भूखे मरने की नौबत आ गई। इस गांव से मन ही उठ गया है। रौनक और सरपंच की बहस पूरे गांव में पता चलने की वजह से कोई भी रौनक से गोलगप्पे नहीं खरीदता। तब सचिन रौनक से कहता है, मैं कुछ जरूरी कामों के लिए शहर जा रहा हूँ, अपनी रिक्शा तुम्हारे घर पर छोड़कर। इस गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसे रिक्शा चलाने का ज्ञान है। तुम कहो तो मैं इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूं? क्यों नहीं, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तब तक तुम इससे सवारी ढो लेना। 2 पैसे तुम कमा भी लोगे और आसपास के गांव में तुम्हारी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी। सचिन की रिक्शा मिलने पर रौनक बहुत खुश हो जाता है और तब रेणुका ने उसे सुझाव दिया कि इस रिक्शा में बैठकर आप गोलगप्पे गांव-गांव घूम-घूम कर बेचा कीजिए, हमें बहुत मुनाफा होगा। मेरा भी यही विचार है। रौनक रेणुका के साथ मिलकर उस रिक्शा में सभी गांव-गांव घूमकर अपने बनाए हुए गोलगप्पे बेचने लगा। देखते ही देखते रौनक और रेणुका दोनों ही रिक्शा गोलगप्पे वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमने हफ्ते भर में ही हमारी गिरवी जमीन छुड़ा ली। भला हो उस रिक्शा वाले का जिसने हमें ये रिक्शा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं कर्जे से भागते आया हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया जीत चुका हूँ। उतने में ही वहाँ पर सचिन एक नई रिक्शा लेकर आ गया और तब रौनक ने कहा, अरे वाह भाई, नई रिक्शा, ये किस लिए? मेरी पुरानी रिक्शा मैं बेचने की सोच रहा हूँ। मैं अब गांव से सवारियों को लेकर गांव छोड़ने की बजाय अब गांव से शहर तक सवारियों को छोड़ूंगा। तुम बुरा ना मानो तो ये रिक्शा क्या तुम मुझे बेच सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, तुम इसे रख लो। वैसे भी अब ये रिक्शा मेरी रिक्शा रही कहा, तुमने तो इसे गोलगप्पे वाली रिक्शा से मशहूर कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। रेणुका और रौनक ने मिलकर उस रिक्शा को खरीद लिया और दोनों ही उसमें रिक्शा गोलगप्पे बेचा करते थे। सब लोग बड़ी हंसी खुशी रिक्शा पानी पूरी को खाया करते थे। अब उन दोनों का व्यापार और घर दोनों ही बहुत अच्छा चलने लगा। मेघपुर नाम का एक गांव था जहां गांव का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों का व्यापार और बच्चों के खेलने का ये अच्छा समय था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के व्यवहार की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानी पूरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा, इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अब गंजे अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में बिना चाय पिए ही वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं?
अरे खोल लेना। अरे इस बार तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानीपुरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानीपुरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानीपुरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत के दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानीपुरी हैं? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यहीं खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। सभी लो, ये लो, मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानीपुरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानीपुरी का व्यापार करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले क्या फुसफुसा रहे हो, क्या बात हो गई? शशांक अपनी माँ से सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानीपुरी बेचो और ईमानदार होकर बेचो, दूसरों के व्यापार पर ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानीपुरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के ईमानदार और सीधे होने की वजह से गांव वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानीपुरी खाने के लिए आया करते थे। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानीपुरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे बस अभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानीपुरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दे जरूर देना। चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना तो शुरू हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर बहुत भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न के मारे प्रशांत की पानीपुरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है। प्रशांत के पानीपुरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने की सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारे दुकान से पानीपुरी लेकर गई थी ना, और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा समय बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत के दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप फ्रेश होकर आइए, बिल्कुल बिंदास जाइए। प्रशांत के दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान की पानीपुरी में चूहे मारने वाली दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरफ भाग गए? रुक जाओ, प्रशांत भाई जी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। ओ खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान की पानीपुरी में चूहे मारने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था,
लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत के दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली। अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ क्या फैसला करना है। अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रशांत को रोता हुआ देखकर वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाले होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने की दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत की दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहों वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, यह गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाला जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना तो तुम पर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपनी पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना। अच्छी बुरी से हमें क्या करना है, इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन
रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक न मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मनमर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली। तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं?
मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे। अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।